So these gases found in a lesser quantity. Atmosphere also have some tiny dust particles which also available in the atmosphere. Nitrogen is used by or needed by these plant for their survival. They can not take nitrogen directly from the air. Okay, plant डायरेक्टली एयर को नहीं लेते, नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इन अ इनडायरेक्ट वे. अब इनडायरेक्ट वे में हेल्प कौन करता है? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट. जो नाइट्रोजन को या तो एक आप प्रोसेस पढ़ेंगे क्लास 9th में, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, जहाँ पे ये नाइट्रोजन को ले करके उसको फिक्सेशन करते हैं विद द अदर मिनरल्स और फिर प्लांट को रूट के तरफ से ये प्रोवाइड की जाती है. सो नाइट्रोजन इज बेसिकली यूज्ड बाय द प्लांट एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग ब्रीथ some portion or some particles or some percentage of nitrogen also goes in during the process of inhalation, but it is not required, so it exhaled by the body of human beings. One more thing which is here given, this. Okay, this diagram is very important. You have to draw this diagram in your copy also. So it is about a percentage or a composition of the atmosphere, यानी कि composition एटमॉस्फेयर को किस तरीके या एटमॉस्फेयर कैसे बना है, किसका किसका उसमें पार्टिसिपेशन है. तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो है nitrogen 78%, then you have your oxygen 21%, then you have your argon and all others, and carbon dioxide 0.03%. So this is the composition of your atmosphere in this book or in reality which surrounds your earth. Now this is also a very good thing which is here in blue box. Do you know carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiation from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. So there are some gas, or there is one gas, that is carbon dioxide, which help your radiations for trapping it or heat to trap. सपोज जितना सन रेज आपके अर्थ पे आता है वो वापस भी रिफ्लेक्ट बैक भी होता है, लेकिन इसमें से कुछ परसेंटेज क्या है वो आपका अर्थ है वो ट्रैप कर लेता है विद द हेल्प ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है 0.03%, जो हेल्प करता है इस रेडिएशन को वापस जाने के लिए, जिसकी वजह से आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है यानी कि हीट जो है वो बैलेंस रहता है, और जिसकी वजह से आपको आपका अर्थ वो ज़्यादा कूल नहीं होता जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सके आपके सर्वाइवल ऑन द अर्थ पे. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अगर मून के साथ ऐसी ही कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी वो गर्म हो जाता है. सो उनके जो टेम्परेचर है वो डिफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ द दिस थिंग. ट्रैपिंग गैस जो है वो वहाँ पे नहीं है. However, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or a car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called a global warming. So there is the difference between a greenhouse effect where you trap your heat and global warming. Global warming increase the extra carbon dioxide which
increases suddenly the temperature of your earth, and which leads to the global warming condition. And due to the rise of the temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing flood in the coastal areas. So फ्लड कैसे होता है? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर आपके सरफेस का इंक्रीज हो रहा है तो आपके ग्लेशियर्स, आपके आइस जो है वो मेल्ट होंगे तो आपके सी लेवल को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से आपको कोस्टल एरियाज में फ्लड देखने को मिलेगा। देयर मे बी अ ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस लीडिंग टू एन एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट एंड एनिमल इन अ लॉन्ग रन। और इसकी वजह से आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिल सकते हैं फॉर नियर अबाउट 2 to 5 years। आपको लगेगा कि कुछ एनिमल और प्लांट डिस्टिंक्स या ख़त्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन। बिकॉज एंड द ग्रेट एग्जाम्पल यू विल सी, हैव यू सीन दैट मूवीज आइस एज? देयर इज अ एनिमल mammoth, ओके, द स्पीसीज ऑफ द एलिफेंट। तो वो उस टाइम था, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टेम्परेचर, बिकॉज द increase in the temperature which leads the distinction of animals. So this is the main condition of your global warming, and which causes a vast disaster in the earth. Now coming to the next topic or next paragraph. Okay, here we have learned about the importance of nitrogen for the plant. Now we will discuss about other thing, that is your oxygen. So oxygen is the second most plentiful gases in the area or air. Human animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. So you know that carbon dioxide is taken by the plant and oxygen is released by the plant. And reverse is with the human beings. And with the balance of this, carbon dioxide is filtered into oxygen by the plant. If this balance is not maintained or disturbed due to burning of fuel, or coal or oil, it increases your carbon dioxide. As a result, the weather and climatic changes will occur. So carbon dioxide is also an important gas, and it is used by plant for preparation of food due to the process of photosynthesis. And use of carbon dioxide by the plant, and it release oxygen. Okay, so these two paragraph is about your oxygen and carbon dioxide. You can see this picture here where some newspaper cutting, global sunscreen likely thin thinning, and your global warming can bring back a Jurassic era. So these are the stressful news which created due to the increase of carbon dioxide. Now again there is one more, do you know, concept which is very important, which is again very important for your study point of view. Here we know that एयर इज कूल ऑल्सो एंड एयर इज़ वार्म ऑल्सो। एक गर्म हवा भी होती है, एक ठंडी हवा भी होती है, आप समझ सकते हैं ये चीज़। सो what are the properties of these two type of air? So when air is heated, it expands, become lighter and goes up. So जब आपकी हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, फैलती है, और जब फैलती है तो वो हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव करती है। सो जो आपकी वार्म एयर होती है, वार्म एयर वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करती है। एंड रिवर्स आपका है कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के साथ क्या होता है बच्चे?
कोल्ड एयर क्या होती है कि ये एक्सपेंड नहीं करती, ये श्रिंक यानी कि डेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है। ठंडी होती है सिकुड़ जाती है तो हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव करती है। ड्यू टू द दिस प्रोसेस the warm air move upward and the gap which is here is filled by your cold gases. So this type of circulation is taken place here. So warm air moves upward and your cold air moves downward. This process is also known as circulation of air, which is happen in every second of time. Okay, now coming to the next page or next topic of your chapter, that is structure of the atmosphere. Okay, everything have their structure or a layer. स्ट्रक्चर यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको दिख रही है इन अ बल्क वे में या एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट होगा जिसकी वजह से वो अपना प्रोसेस या वो वर्क कर पा रही है, या कोई ऐसा लाइन होगा या ऐसे कॉम्बाइन लेयर्स होंगे जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे इतने बड़े अर्थ को और यूवी रेस से बचा रहे हैं। यानी कि दैट सिंपली मीन्स कोई ना कोई ऐसा लेयर है जो एटमॉस्फेयर में उसका स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ देयर आर 5 लेयर इन द एटमॉस्फेयर structure. First is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Please learn this by heart. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. This diagram is very good explanation of your structure of atmosphere because the layer is given in a perfect height with the kilometers. So जहाँ आप खड़े हैं उससे अगर आप थोड़ा 10 किलोमीटर ऊपर अगर देखें तो वो पूरा एरिया आपका ट्रोपोस्फियर है। उस 10 किलोमीटर के बाद आपका जो एरिया शुरू होता है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सो अगर आप अपना हाथ उठाएं तो फर्स्ट लेयर शुरू हो जाता है, सो ट्रोपोस्फियर, और 10 किलोमीटर तक वो रहता है। सो दिस इज़ योर, मैं आपको बेटा एक प्रैक्टिकल नॉलेज बताने की कोशिश करें सो दैट आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। ठीक है, जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो जो फर्स्ट लेयर आती है एटमॉस्फेयर में वो है आपकी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, then thermosphere, then mesosphere, then exosphere, and then your ionosphere is the same. So स्टार्टिंग यानी अर्थ के बाद या अर्थ के बाद जो आपका एटमॉस्फेयर शुरू होता है तो उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर या फर्स्ट लेयर जो होता है वो है आपका ट्रोपोस्फियर। होप यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। ओके, now coming to the discussion of each troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is about 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. So it is the first and most important layer. The average height here is 13 kilometer, 10 to 13 kilometer. The air we breathe is found in the troposphere. और कुछ एक्टिविटीज़ यानी कि जो आपका वेदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे आपका रेनफॉल, फॉग हुआ या हेल स्टॉर्म, बिजली जो कड़कती है, वो सारी चीज़ें आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है। सी इन दिस लेयर। ओके, अंडरस्टूड। Now coming to the second layer, stratosphere.
Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to height 50 kilometer. This layer is almost free from cold, free from clouds, associated weather phenomena, making condition most ideal for flying aeroplanes. One most important feature of a stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. So now coming to the stratosphere. So its stratosphere height is about 50 kilometer. It is the best condition we found here to fly aeroplane. One more thing, in this layer we found the ozone gas which protect us from the harmful radiation of the sun. So this is the very important question, that stratosphere is important for flying aeroplanes. Second, in this stratosphere you have your ओजोन गैस जो आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज, दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो सन से निकलती हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, विच लीड्स टू एन स्किन कैंसर ऑल्सो. सो आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है बच्चे ये यहाँ से शुरू होता है. ओके दूसरी लेयर स्टार्ट होने से पहले एक ट्रोपोपॉज होता है, यानी कि एक एक स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के लिए, एक का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का स्टॉपिंग पॉइंट जो है वो एक ट्रोपोपॉज है. ठीक है, तो ट्रोपोपॉज टिल स्ट्रेटोपॉज. सो आप ये एरिया देख सकते हो बच्चे, इसमें आपको एक ओजोन गैस मिलती है, यहाँ पे ओजोन गैस मिलती है. ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करती, पूरी फैली होती है यहाँ पे, जो प्रोटेक्ट करती है आपको यूवी रेज से टू एंटर टू अवर अर्थ. ठीक है, ये वापस इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका एरोप्लेन या प्लेन्स फ्लाई करते हैं. सो क्वेश्चन माइट बी आस्क कि एरोप्लेन कौन से स्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर के किस स्ट्रक्चर पे, किस लेयर में फ्लाई करते हैं, तो आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर. नाउ कमिंग टू द थर्ड layer, that is your mesosphere. So mesosphere is the third layer and its height extend up to 80 kilometer, and here meteoroids burn up in this layer on entering from the surface. So आपने ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 6 में आपने पढ़ा था meteors and एस्ट्रॉइड्स, ये सन हो. सो मेटेरियर्स जो आपके सन की तरफ से आते हैं उसको बर्न अप कर देता है ये मेसोस्फेयर. बर्न अप कहें या उसको रोक कर उसको नष्ट यानी कि ख़त्म कर देता है. सो मेसोस्फेयर लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर burning meteors to enter in our earth surface. Now coming to the fourth layer, that is thermosphere. Thermosphere temperature rises very rapidly with the increase of height. So यहाँ thermosphere से आपका ये उल्टी चीज़ शुरू हो जाती है. जैसे जैसे हाइट आपकी ऊपर बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आप लेयर में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी टेम्परेचर भी बढ़ने लगती है. सो ये है आपका थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. सो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट आपका आइनोस्फेयर है. आइनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है ऑफ दिस लेयर. इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 kilometer. This layer help in the radio transmission, in the fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. So हर एक लेयर का इम्पोर्टेंस है. और जैसे आपका थर्मोस्फेयर जिसके अंदर आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर में आपके जो रेडियो वेव्स होते हैं, जैसे आप मोबाइल में बात करते हैं तो कैसे ये वेव्स या कैसे आप कनेक्ट होते हैं दूसरे फ़ोन कॉल से, या कैसे आपका टीवी सेट वर्क करता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है. सो जो वो वेव्स हैं वो आपके आइनोस्फेयर में ही मूव करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं. सो जो आप वेव्स
भेजते हो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कौन करता है? आइनोस्फेयर। सपोज अर्थ से एक वेव गई जिसको रिफ्लेक्ट बैक करके इंफॉर्मेशन वापस दूसरी जगह गई। सो ये आपका ट्रांसमिट करता है अर्थ में, यानी रिफ्लेक्ट बैक करता है आपका वेव। या तो रेडियो वेव्स हुए, या इंटरनेट हुआ, या मोबाइल हुआ, या आपका टीवी सेट हुआ, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आप कनेक्ट होते हैं किसी चीज़ से, या जिसमें सेंडर और रिसीवर चीज़ें होती हैं, वो आप पॉसिबल हो पाता है आइनोस्फीयर लेयर की वजह से ही, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का 4th पार्ट है। Now coming to the last one, that is your exosphere, is the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. So last layer है, ठीक है, लास्ट लेयर है आपके एटमॉस्फेयर का, जो कि एकदम बाहर की तरफ है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। सो यहाँ पे एयर एकदम बहुत ही पतली, बहुत ही कम होती है। द लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। सो इसी लेयर से ही हाइड्रोजन और हीलियम आपके स्पेस में मूव करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। प्लीज़ रीड योर बुक बिफोर सी दिस वीडियो, क्योंकि बच्चे अगर आप वीडियो देखने से पहले एक बार आप बुक पढ़ लेंगे तो ईजी रहेगा आपको ये वीडियो समझने में। और कोशिश करिए कि आप अपने बुक्स को दोबारा पढ़िए, 2 बार तो एटलीस्ट पढ़िए ही पढ़िए, so that it confirm your concept. So this is the layers of your atmosphere. Okay, and you have to draw this in your copy when I provide you a question. आपको ये बनाना पड़ेगा। एक और चीज़ है ज्योग्राफी में कि जहाँ क्वेश्चन अवेलेबल है या क्वेश्चन के साथ अगर डायग्राम अवेलेबल है तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए बच्चे, बिकॉज इट एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग जो कि आप लिख नहीं सकते, लेकिन आप डायग्राम में पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर वेदर एंड क्लाइमेट। नाउ वेदर, ये हमेशा आपको ये कंफ्यूज रहती होगी कि मैम वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। आपने क्लास 6 में ये पढ़ा ही है। वेदर होता है जो डे टू डे चेंजेस होते हैं। डे टू डे जैसे आज बारिश हो रही है, कल धूप निकल गई, परसों फिर से बारिश हो रही है, फिर 2 घंटे बाद धूप निकल गई। ये क्या है? चेंज है जो 2-2 घंटे या 1 घंटे में आ सकता है, या डे टू डे चेंजेस मिलते हैं। जब आपका डे टू डे चेंजेस या आवर टू आवर चेंजेस मिलते हैं वेदर कंडीशन, इसको आप कहते हैं वेदर। डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कभी हॉट एंड ह्यूमिड होता है, कभी एकदम ब्लीजी अच्छी सी हवा चल रही है तो यू ट्राई टू गो आउट। Weather is a day-to-day changes in our atmosphere. I will provide you the terms, don't worry about it. Second, weather can change dramatically. Dramatically मतलब अचानक से अभी बारिश हो रही है, 2 सेकंड के बाद धूप आ जाए अच्छी सी। ये होता है आपका वेदर। बट क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एवरेज है, एवरेज कंडीशन। और वेदर कंडीशन एवरेज है आपका किसका? वेदर का। मतलब आप ईयर्स या आप साल 10 साल या 20 साल का वेदर नोट कर लीजिए और उसके बाद उसका एवरेज निकालिए, जो कंडीशन मिलेगी आपको उसको आप कहेंगे क्लाइमेट। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो रिप्रेजेंट, यानी कि आप एक वेदर को किसी लॉन्ग पीरियड यानी कि 10 साल तक आप नोट करिए, उसका एवरेज जो निकालेंगे वो आपका क्लाइमेट डिसाइड करता है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ longer period of time represent the climate of an place. You will understand this while seeing डेली न्यूज़पेपर। आप डेली न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ पे वेदर रिपोर्ट आती है, आप नोटिस करेंगे बच्चे
और एवरेज निकालेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्लाइमेट किस तरीके से चल रहा है। अंडरस्टूड। एक और चीज़ अगर कहें तो अभी कौन सा क्लाइमेट चल रहा है? रेनी है ना? यस, मॉनसून क्लाइमेट, राइट। और लेकिन डेली बेसिस में अगर कहा जाए तो कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल जा रही है, तो ये वेदर है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टेम्परेचर। ओके, व्हाट इज टेम्परेचर? अगर आप अपना हाथ छुएं या ऐसे ही बुखार जब होता है आपको छुएं तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी गर्मी या ठंड होगा, तो आप कहते हैं नहीं, टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, टेम्परेचर आपका बढ़ गया है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? सो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर आप फील करते हो वो एक्चुअल में टेम्परेचर है आपके एटमॉस्फेयर का। The degree of hotness and the coldness of the temperature is known as your temperature. So the degree of hotness and the coldness of the air is known as temperature. So this is the definition. यानी कि आपके एयर का क्या टेम्परेचर, यानी एयर आपका हॉट है या कोल्ड है, वही डिसाइड करता है कि टेम्परेचर क्या है। The temperature of the atmosphere changes not only between the day and night but also from season to season. Likewise, summers are hotter than winter. Okay, this is true. All right. Now, an important factor that influences the distribution of temperature is insolation. So, distribution of temperature में जो आपको हेल्प करता है वो है insolation. Insolation means is the incoming solar energy intercepted by the earth. जो सन के पास हीट आती है और जितना उसको अर्थ इंटरसेप्ट यानी रख लेता है, उसे आप कहते हैं इंसुलेशन। और इंसुलेशन ऑल्सो बी स्टडी लाइक इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सन की रेज या सन की रेडिएशन आ रही है सर अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर, इज नोन एज योर रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन decreases from the equator towards the pole. Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why the poles are covered with the snow? So, insolation अब आप समझ सकते हैं बच्चे। सपोज दिस इज योर सन, सपोज दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर सन। सोलर रेडिएशन ऐसे जा रही हैं। अब आप नोटिस करिए बेटा, जितना डिस्टेंस कम होगा और डायरेक्ट हीट जल्दी मिल रही है तो ऑब्वियस ही बात है आपका इक्वेटर एरिया जो है वो हमेशा गर्म रहेगा, यानी उसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू योर पोल्स। पोल्स में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सो रेडिएशन ट्रैवल करने में समय लेगा, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे कम जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पे स्नो हमेशा रहेगी। ओके, द अर्थ टेम्परेचर rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in the city is much higher than that of the villages. The concrete and the metals in the building and the asphalt of the roads get heated up during the day. This heat is released during the night. So most important thing is this कि टेम्परेचर अगर आप नोटिस करें तो एरिया टू एरिया भी डिफर करता है। अगर आप रूरल एरिया में देखें तो टेम्परेचर कम होता है, सिटी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी रहती हैं कंक्रीट पत्थरों से, लोहा जो आप डालते हैं, लोहे की सरिया जो बिल्डिंग को बनाने में डालते हैं, तो ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें समय भी लगता है ठंडा होने में। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने गर्मी में आप लोग नोटिस करेंगे कि पेड़ के नीचे सब बैठते हैं, घर पे बहुत कम, क्योंकि आपका एरिया ये वो जो सरफेस है, आपका जो छत का एरिया है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो
उसमें रेत है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर insulation. Now coming to the next topic, that is air pressure. Air pressure क्या होता है? Air pressure is the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly. It is highest at the sea level and decreases with the height. Low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather. High pressure is associated with the clear and sunny skies. The air always moves from high pressure area to low pressure area. Now we will understand this. So air pressure is the pressure of air only. ठीक है, आपके suppose this is because the air pressure up from all the direction and our body exert a counter pressure. So here is one question that you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. We don't even feel it. This is because the air pressure is of our body play an counterpart. तो हमारे ऊपर जो इतना सारा एयर है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर इतने सारे गैसेस हैं, तो हम पे प्रेशर की डाल रहे होंगे, लेकिन हम पे ये प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि हम काउंटर प्रेशर डाल रहे हैं. मतलब हम उनके अगेंस्ट एक प्रेशर डाल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी वहाँ पे स्टैंड कर पा रही है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड as the pressure exerted by the weight of the air on the earth surface. So earth surface के ऊपर air का जो pressure है उसी को आप कहते हैं air pressure. The air pressure is highest in the sea level. सबसे ज़्यादा हाई जो होता है एयर प्रेशर वो आपका सी लेवल, और ये डिक्रीज होता है विद द हाइट. जैसे जैसे आप सी से ऊपर जाओगे उतना वैसे वैसे आपका जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है. In the area where the temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with the cloud skies and wet weather. So please समझने की कोशिश करिएगा बच्चे. जहाँ के एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ के एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा. ओके, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा. क्यों? क्योंकि एयर क्या है, वो गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी तो ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड जाएगी. और सेम रिवर्स होता है आपका हाई प्रेशर के लिए. इफ़ द टेम्परेचर इज लो इट विल क्रिएट हाई प्रेशर एरिया. क्योंकि एयर ठंडी होगी तो डेंस होगी, डेंस की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगी. इन द एरिया हैविंग अ लो प्रेशर और अ लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. इट इज देयरफॉर heavy air shrink and create a high pressure area. This pressure is associated with the clear and sunny skies. The air always move from high pressure area to low pressure area. So obvious सी बात है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि किस तरीके से आपकी सर्कुलेशन मूवमेंट होती है. अगर एयर गर्म है तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी. जब ऊपर जाएगी तो जगह खाली होगी, उसको फिल अप करेगा आपका कोल्ड एयर. और सेम कंडीशन आपका होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, कि हाई प्रेशर एरिया से आपकी हवा या आपका जो एयर मूव करता है लो प्रेशर एरिया से. ठीक है, हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा. और लो प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा. अंडरस्टूड?
एक और एग्जांपल अगर दूं, अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे अगर पहाड़ है, पहाड़ में बहुत बर्फ़ है और ऊपर जाओगे तो आपको क्या होगा, आप सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कितना बर्डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एयर क्या है, हैवी हो जाती है। जब हैवी है तो आपको हाई प्रेशर फील हो रहा है वहाँ, ये सुनो, अब समझ रहे हैं? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर विंड. It is the movement of air from high pressure area to low pressure area. It can be broadly divided into three types, that is permanent, seasonal and local winds. Local wind is called Lu in India. Okay, now we will discuss about the wind. So the movement of air, अगर एयर हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जो मूव करती है, इस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. और डिफरेंट एरियाज़ में ये डिफरेंट तरीके से मिलता है, या आपके अर्थ में ये डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन किया गया है. प्लस विंड्स के थ्री टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ योर परमानेंट विंड. Okay, the trade wind, westerlies and easterlies are the permanent wind. These blow constantly throughout the year in a particular direction. So आपका जो वेस्टर्लीज विंड होती हैं, जो वेस्टवर्ड मूवमेंट करती हैं, ओके, ये, और ट्रेड विंड, उसको आप कहते हैं, उसको, या ईस्टर्लीज विंड, उसको आप कहते हैं परमानेंट विंड. ये थ्रू आउटली, या ये हमेशा आपके अर्थ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही मूव करती रहती हैं ये विंड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट wind type, that is your seasonal wind. Seasonal wind is the wind when wind changes their direction in a different seasons. For example, monsoon in India. In class 6 I told you about what is a monsoon and how it is created, or in 6 months it moves from land to sea, and for 6 months it moves from sea to land. So the direction changes based on the season. Yes or no? Yes. So due to this, these winds in India, monsoon is known as seasonal wind, which change its course on the basis of the season in a different seasons. The last one is your local wind. Local wind, these blow only during a particular period of day or a year in a small areas. For example, sea breeze, पर्टिकुलर डे नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एरिया, सी एरिया में सी ब्रीज, हवा जो समुद्री लहरें के साथ हवा आती है उसे सी ब्रीज कहते हैं. शाम को ये बहुत अच्छे ठंडी हवा बहती है, उसको सी ब्रीज कहते हैं. और अगर एक और एग्जांपल दूं, जो सीजनल वाइज या डे वाइज आते हैं आपके राजस्थान गुजरात साइड में, और आपके उत्तर प्रदेश गर्मी के सीज़न में लू, गर्म हवा, तो ये भी आपका लोकल विंड है. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो आप देख सकते हैं इक्वेटर एरिया जो है वहाँ लो प्रेशर है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है. ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे भी अगेन टेम्परेचर ज़्यादा है, और इन अ मॉडरेट वे है तो प्रेशर आपका हाई है. लो प्रेशर एरिया में देखें टेम्परेचर आपका कम है, ठीक है, तो इसीलिए आपका प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है. और हाई प्रेशर एरिया इन अ पोलर रीजन, अगर आप टॉप पे जाएंगे तो हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है. अच्छा, जो विंड ब्लो करती है आपकी इक्वेटर एरिया में, वहाँ डोल्ट्रम होता है. डोल्ट्रम क्या होता है कि जो एयर जो है ट्रेड विंड यहाँ से, यानी कि आपके इधर से मूव करते हुए ऊपर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट डिस्टर्बेंस होता है, जिसको आप डोल्ट्रम कहते हैं. ऑलराइट. और इन 35 to
32-35 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ दोनों साइड में देखें तो हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो एयर का जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेज़ होता है, जिसको कंपेयर कर दिया गया है हॉर्स से. Again, this is the one case study of your Odisha area. Okay, please read this. It is about the cyclone, how it is this how it is devastated this large portion of your state, and it comes in the area of Kutch, which has ruined all the Odisha area, and with the heavy waves and with the lots heavy waves with the rain caused the tidal wave that swept about 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal areas. हवा के साथ जो बारिश एक साथ आती है वो पूरा का पूरा साइक्लोन की तरह मूवमेंट होता है. इट मूव इन अ सर्कुलर वे एंड इट जस्ट रून द होल एरिया. और बेसिक जो डैमेज होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी साइक्लोन की, इसकी वेलोसिटी, इसका रेन और टाइडल सर्ज, ये तीनों कॉम्बिनेशन करके आपका साइक्लोन क्रिएट करता है. सो दिस इज़ द केस स्टडी ऑफ ओडिशा. प्लीज़ रीड दिस. Now coming to the last portion of your chapter, that is your moisture. So what is moisture? Moisture, when water evaporates from the land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. जो वाटर एवापोरेशन के साथ मिलता है हमें तो हम उसको वाटर वेपर कहते हैं. जब हम गर्मी होती है और गर्म के समय जब लैंड से वाटर इवापोरेट होता है तो इट टर्न्स इनटू अ वाटर वेपर. जब हवा में नमी होती है या मॉइस्चर होता है उसको आप कहते हैं ह्यूमिडिटी. आपने कभी सुना भी होगा कि आप जून जुलाई के समय में कहते हैं कि बहुत ह्यूमिडिटी हो रही, क्यों? क्योंकि उस टाइम हवा में थोड़ी नमी होती है. बारिश धूप होने के साथ एयर में थोड़ा मॉइस्चर होता है. When the air is full of water vapor, we call it as a humid day. इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि इस समय में आपका पसीना जो है वो बहुत आता है और उसकी वजह से बहुत, और इन रिवर्स वो जल्दी सूखता भी नहीं है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ योर ओके. देन जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म पे हो जाते हैं और एट अ ड्रॉपलेट फॉर्म ऑफ वाटर बिकम टू हैवी. और जब ये ड्रॉपलेट बन जाते हैं तो ये थोड़े हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एयर के साथ फ्लोट करते हुए प्रेसिपिटेशन के फॉर्म पे नीचे आ जाते हैं. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. द मॉइस्चर from their engines condenses. We see trails of these condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. आपने ये देखा भी होगा कि जब जेट प्लेन जाते हैं तो पीछे से एक वाइट लाइन छोड़ते हुए जाते हैं. तो वो क्यों होता है कि जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर जो होता है इंजन से जो निकल रहा है वो कंडेंस हो जाता है. तो उस टाइम जो एयर वहाँ नहीं होती, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाता है. नाउ कमिंग टू द प्रेसिपिटेशन दैट comes down to the earth in a liquid form and is called as precipitation और rain. जब आपका कंडेंस होने के बाद ड्रॉपलेट बन जाते हैं, ड्रॉपलेट जो है वो हेवी होने की वजह से आपके अर्थ पे गिरते हैं, जिसको आप रेन कहते हो. अंडरस्टूड? मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट. रेन फॉरेस्ट flows down the bare mountain and can cause flooding of the low-lying area. On the basis of the mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall. तो अब माउंटेन्स में अगर ट्रीज़ काट दी जाए तो पानी जो है वो
प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं प्लांट, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, माउंटेन्स गिरते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म, जिस तरीके से अगर रेनफॉल होती है उसको कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप में। फर्स्टली इज़ योर कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकेंड इज़ योर ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड इज़ योर साइक्लोनिक रेनफॉल। कमिंग विद द साइक्लोनिक रेनफॉल, किस तरीके से आपका साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, देखिए वार्म एयर है वो ऊपर जा रही है और उसको कवर करने के लिए आपका कोल्ड एयर है। तो इस में क्या होता है, वार्म एयर में आपका वाटर कम होते हैं, वाटर पार्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन कोल्ड एयर में हल्के मॉइस्चर तो होता ही है, जिसकी वजह से ये दोनों रिएक्ट करके प्रेसिपिटेशन क्रिएट करते हुए साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन मूवमेंट में होता रहता है। रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल देखा जाए तो क्या होता है कि अगर कोई पहाड़ है उससे पहले अगर कोई बादल बन रहा है, उसमें मॉइस्चर है, तो वो वहीं पे ही रेनफॉल हो जाता है और वो दूसरी तरफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका वो जो प्रेशर है या वो वार्म ऑफ एयर जो है वो वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता, इसीलिए इस साइड को आप कहेंगे रेन शेडो एरिया। बारिश क्योंकि पूरी की पूरी यहीं हो जाती है। इसका एक एग्जांपल है आपका तिब्बत का प्लेट्यू जो है, ये तिब्बतन प्लेट्यू, मानसून आती है लेकिन तिब्बतन प्लेट्यू के आगे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि रोक दिया जाते हैं, बादल जो हैं वो रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर की वजह से। तो ये एक कंडीशन है जो तिब्बतन प्लेट्यू में होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, कन्वेंशनल रेनफॉल। इट इज़ अ सिंपल रेनफॉल। धूप है तो बारिश हुई, जिसके बाद धूप हुई, उसके बाद फिर बारिश, फिर एवापोरेशन, देन प्रेसिपिटेशन, दैट फॉर एग्जांपल इन गुवाहाटी साइड दिस टाइप ऑफ rainfall we see. So here is last paragraph. Rainfall is very important for the survival of plant and animal. It brings fresh water to the earth's surface. If the rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, flood take place. So ये condition है कि rainfall बहुत important है। अगर ज़्यादा आ जाए तो आपका बाढ़ आ सकती है और कम हो जाए तो ड्राउट कंडीशन हो सकती है। As a conclusion, we have to save our earth with the natural sources which are available on the earth. So we have to protect us these things. And question answer I will provide you in the PDF file. No need to write the tick mark answer in your classwork copy. Rest you have to do in your classwork copy. I hope that you understand this chapter. Second, read this chapter before seeing this video. And second, if you have any doubt, please let me know. Read your blue boxes which are given in this chapter. Okay. Any problem, any doubt, please tell me, bachche. Thank you, class. Have a good day.